Good morning, everyone. My name is Shalja Mishra. Presently, I'm working in Awadh Girls Degree College, Lucknow, as a guest faculty in the Department of Political Science. Also, I'm pursuing my research from the University of Lucknow on one of the most influential political thinkers of the 20th century, Hannah Arendt. First of all, I would like to thank Manjula Di that she inspired me, she pushed me to make this video. I don't know whether I will be able to express all that is going in my mind or not, but yes, it's a try. So the topic for today is very relevant, the crisis of modernity and its rectification. We all are facing problems of modernity or of modernization. Modernization or modernity can be first observed in the thoughts of Machiavelli. हैना आरेंट ने अपनी एक किताब द ह्यूमन कंडीशन में मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पॉइंट आउट किया है विच आर रिस्पॉन्सिबल, विच आर द रूट कॉजेज फॉर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग टुडे. सबसे अच्छी बात या सबसे अट्रैक्टिव बात जो हैना आरेंट के थॉट में दिखाई देती है वो यही कि उन्होंने हमेशा उन रूट कॉजेज़ पे स्ट्राइक करा है, उनको उजागर किया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. अगर हम उनकी बुक्स देखें द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म तो उसमें उन्होंने जो कुछ भी टोटलिटेरियनिज्म के कॉजेज़ बताए दे आर वेरी रेलिवेंट एंड दे आर वेरी कह सकते हैं उनका जो कॉन्सिक्वेंस था वो एक डिक्टेटरशिप ही होना था या एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट ही होनी थी. उसके अलावा ऑन वायलेंस, ऑन द बेनालिटी ऑफ ईविल, इन सब में हम देखते हैं कि उन्होंने हमेशा जो रूट कॉजेज़ हैं प्रॉब्लम के उन पे स्ट्राइक करा है. उसके रेक्टिफिकेशन भी बताए हैं बिकॉज नॉट ओनली द डिस्क्रिप्शन इज़ नेसेसरी बट ऑल्सो इट्स रेक्टिफिकेशन और द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. सो व्हेन आई से मॉडर्निटी को हम एक हिस्टोरिकल टर्म की भी तरह देख सकते हैं, एक कल्चरल टर्म की भी तरह देख सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो व्यू इट एज एन आइडियोलॉजी. एक आइडियोलॉजी की तरह, एक वे ऑफ लाइफ की तरह भी मॉडर्निटी को हम देख सकते हैं. तो सबसे पहले मॉडर्निटी जो है वो मैकियावेली के थॉट्स में दिखाई दी थी. मैकियावेलियन एरा या उसके बाद हम कह सकते हैं कि रेनेसा में भी हमें दिखाई देता है कि इसकी शुरुआत हो गई थी. तो अगर मॉडर्निटी को डिवाइड करना हो इनटू फेजेस देन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 phases अकॉर्डिंग टू हैना आरेंट. फर्स्ट फेज स्टार्ट्स फ्रॉम द 16th century टिल द मिडल ऑफ द 19th century एंड द अदर फेज स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द 19th century टिल टुडे. तो अभी हम जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो इसी मॉडर्निटी के ही वजह से है. स्पेशली जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है, जो सोशल क्राइसिस है, इन सब का कहीं ना कहीं मॉडर्निटी से जुड़े हैं. तो मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट है और इस पर बोला जा सकता है. सो अगर हैना आरेंट की बात करें तो उन्होंने मॉडर्निटी को मेटाफिजिकल ग्राउंड्स में क्रिटिसाइज़ किया है. उन्होंने कहा कि मॉडर्निटी अपने आप में एक समस्या है. उन्होंने जब क्रिटिसिज्म किया मॉडर्निटी का देन शी क्रिटिसाइज्ड मॉडर्निटी इन आवर थॉट्स. सो बेसिकली शी डिवाइडेड ईच फेज इनटू 2 parts और उसमें भी उन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं जो हमें दिखाई देती हैं और जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स अभी भी हम फेस कर रहे हैं. जो पहला फेज़ है दैट इज़ फ्रॉम 16th century टिल द मिडल ऑफ द 19th century. इसमें उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें दिखाई देती हैं. पहला है वर्ल्ड एलिनेशन और दूसरा है द राइज ऑफ द सोशल. तो जब वर्ल्ड एलिनेशन की बात उन्होंने करी तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से इंडिविजुअलिज्म के प्रभाव में विद द एडवेंट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिज्म द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड मैन, द डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल हैज़ बीन इंक्रीज्ड. वो जो एक कम्युनिटी की फीलिंग आती थी हमारे अंदर, वो जो एक आपस में भाईचारा होता था वो किस तरीके से सीमित होता चला गया और ये एक प्रमुख कारण रहा है परिवारों के टूटने का भी. व्यक्ति के बीच, व्यक्ति से व्यक्ति का जो संबंध था वो कहीं ना कहीं धूमिल हुआ है. उसकी जो घनिष्ठता है वो आधुनिकता के प्रभाव में कम हुई है और आधुनिकता का एक परिणाम कह सकते हैं या व्यक्तिवाद का एक परिणाम आधुनिकतावाद है. तो दोनों तरीके से सही है, इट इज़ वाइस वर्सा. दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं. मॉडर्निटी नहीं होती तो इंडिविजुअलिज्म हमें शायद नहीं दिखाई देता और इंडिविजुअलिज्म है क्योंकि हम अपने आप को उसी सेंस में मॉडर्नाइज करना चाहते हैं.
मैं मेरा इस तरीके से, जो एंशियंट सोसाइटी थी, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, उनमें स्टेट पहले आता था और इंडिविजुअल बाद में, मगर धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के बाद ये कॉन्सेप्ट बदल गया और इंडिविजुअल ने स्थान ले लिया स्टेट का, और इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट कहा जाने लगा। इट इज़ जस्ट लाइक हैंड वर्सेस बॉडी। जिस तरीके से हाथ अलग हो जाए अगर शरीर से तो उसका कोई महत्व नहीं होता, उसी तरीके से इंडिविजुअल अगर अलग हो जाए स्टेट से तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। चाहे एरिस्टोटल हो, चाहे प्लेटो हैं, उन सब ने इसी तरीके से इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस को डिफ़ाइन करा है। तो मॉडर्निटी ने सबसे पहले तो यही करा कि इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के बीच जो संबंध है उसकी घनिष्ठता, उसकी मधुरता को समाप्त करा। दूसरा जो उन्होंने कहा है राइज ऑफ द सोशल, तो इसमें भी जो पुरानी सोसाइटीज़ थी या जो एंशियंट ग्रीस का अगर एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे 2 स्फेयर्स होते थे इंडिविजुअल के लाइफ के। पहला स्फेयर जो था दैट कंप्राइज्ड ऑफ हिज प्राइवेट लाइफ, और जो दूसरा स्फेयर था दैट वाज हिज पब्लिक लाइफ। तो प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक लाइफ दोनों के बीच में यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलता था। मगर जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, जैसे जैसे आधुनिकतावाद का प्रभाव बढ़ा, तो हमारा ये जो डिस्टिंक्शन था पर्सनल एंड पब्लिक, ये एक्सटिंग्विश होता चला गया, और जो प्राइवेट कंसर्न्स थे वो पब्लिक होते चले गए, और पब्लिक कंसर्न्स तो बिल्कुल ही साइडलाइन होते चले गए। तो जैसे पहले अगर बात करी जाए एंशियंट ग्रीस में, तो वहाँ पे स्टेट वाज एवरीथिंग फॉर द इंडिविजुअल, और आई शुड से दैट एवरीथिंग फॉर द सिटीज़न। बट एट प्रेजेंट सिटीज़न जो है एक कंज्यूमर की तरह बिहेव करता है। इट इज़ देयर टू गेट द सर्विसेज ऑफ द स्टेट, और वो अपने पार्ट पे जो उसकी ड्यूटीज़ है उसको फुलफ़िल करने से बचता है। पुराना जो थॉट है, इवन मॉडर्न थिंकर्स में अगर हम महात्मा गांधी का भी एग्जांपल लें, तो उन्होंने ड्यूटीज़ पर इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि अगर हम राइट्स की डिमांड करेंगे तो राइट्स तो कभी ख़त्म होने वाले हैं ही नहीं। हम एक राइट की डिमांड करेंगे तो दूसरा फिर अपने आप आ जाएगा, फिर दूसरा पूरा होगा तो फिर तीसरा आ जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स अगर हम अभी प्रेजेंट सोसाइटी में देखें तो सबसे पहले अगर बात करें राइट ऑफ लेबर्स, राइट ऑफ वुमेन, राइट ऑफ चिल्ड्रेन, राइट ऑफ एनिमल्स, तो ये राइट्स का तो कोई अंत है ही नहीं। बट ड्यूटीज़ सबके डिफाइन हैं। अगर भारतीय दृष्टि से देखें तो जो धर्म एक शब्द है, तो धर्म इतना व्यापक शब्द है कि उसमें सबका धर्म निश्चित था। पिता का क्या धर्म है, पुत्री का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, इस तरीके से सबके धर्म जो हैं वो निश्चित थे, वो डिफाइंड थे। तो जो राइज ऑफ द सोशल की बात हैना अरेंड करती हैं, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि ये जो डिस्टिंक्शन था बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर, ये सबसे पहले तो समाप्त हो गया, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ये जो एक्सपेंशन हो गया प्राइवेट पर्सनल सेल्फ का, प्राइवेट सेल्फ का, इट इज़ वेरी हैज़ार्डस, इट इज़ वेरी डिज़ास्ट्रस फॉर आवर सिविलाइजेशन, फॉर आवर सोसाइटी। सेकेंड फेज़ की अगर बात करें तो उसमें फिर उन्होंने 2 चीज़ों की बात करी। पहली चीज़ थी वर्ल्ड एलिनेशन, और दूसरा था राइज ऑफ एनिमल लेबरेंस। तो जब वर्ल्ड एलिनेशन की बात होती है तो उन्होंने ये जो आउटर स्पेस में जाके नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे, नए नए एक्सकेवेशंस हो रहे थे, उसको क्रिटिसाइज़ किया। उनका कहना था दैट ऑल दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हम जहाँ पे रह रहे हैं, ये जो प्लैनेट अर्थ है, इसी को हमें ब्यूटीफुल बनाना चाहिए, इसी को हमें संरक्षित करना चाहिए, इसी के रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि आगे की फ्यूचर जनरेशन्स को भी इसका फ़ायदा मिले। हम किसी और प्लैनेट पे जाकर अगर अपना एक नया घर, एक नया आशियाना खोज रहे हैं तो वो बिल्कुल व्यर्थ है। अभी जितना भी प्रोग्रेस इंडिया कर रहा है मार्स मिशन के नाम पे, आई पर्सनली डोंट like this. I cannot express any happiness on the success of Mars mission, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं सबसे पहला हमारा जो अटेम्प्ट है वो इसी को सुधारने पे किया जाना चाहिए। अमेरिका की देखा देखी हमने भी ये शुरू कर दिया, मगर ये अच्छा नहीं है। हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन है जो आज भी भुखमरी का शिकार है, जिसके पास बेसिक जो फैसिलिटीज़ हम कहते हैं फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, हम इसी को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो हम क्यों इतना सारा पैसा खर्च करके मार्स पे लाइफ ढूंढ रहे हैं? इज़ इट पॉसिबल टू लिव ऑन मार्स? या जितनी सहजता से हम यहाँ पे पृथ्वी पर रह लेते हैं, सांस भरते हैं, यहाँ की रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उतनी सहजता से हम किसी और उस पर नहीं जाके
किसी और प्लानट पे जाके नहीं रह सकते। तो जो मिला है उसमें हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मटेरियलिज्म की है वो यही कि उसने मैन को ग्रीडी बना दिया है। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ब्यूटिफुल प्लानट अर्थ। उसको यहाँ से भी बाहर निकल के दूसरे प्लैनेट्स पे जाना है जीवन खोजने के लिए। तो ये जो वर्ल्ड अर्थ एलिनेशन की बात आई, ये जो नए नए स्पेस मिशंस भेजे जा रहे थे, इसको हैना आरेंट ने क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद जो तीसरा चौथा उनका कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं मॉडर्निटी का, जिसे उन्होंने डिफ़ाइन करा, वो था राइज ऑफ एनिमल लेबरेंस। इसको समझने के लिए उनका जो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसको समझना ज़रूरी है। हैना आरेंट ने कहा कि हमारे दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक कंटेम्पलेटिव एस्पेक्ट होता है जो कि थेरेटिकल होता है, दूसरा एस्पेक्ट जो होता है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो कह सकते हैं कि हमारे एक्शंस में दिखाई देता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, वॉट एवर गोज़ ऑन इन आर माइंड इज़ रिफ्लेक्टेड इन आर एक्शंस। तो जो हमारा वाइटा कंटेम्पलेटिवा, उन्होंने ये वर्ड यूज़ करा, तो जो हमारा वाइटा कंटेम्पलेटिवा है वही रिफ्लेक्ट होता है हमारे वाइटा एक्टिवा में। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। तो उन्होंने 3 कैटेगरीज बताई, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ही 3 कैटेगरीज बताई जो एक हायरार्की में अरेंज्ड है। जो सबसे नीचे है उसको उन्होंने कहा लेबर, लेबर के ऊपर है वर्क, और वर्क के भी ऊपर जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है उसको उन्होंने एक्शन कहा। तो जो सबसे नीचे का हम कह सकते हैं हायरार्की में एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसे वो लेबर कहती हैं, उसमें देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल। जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो मैन में भी प्रेजेंट होती हैं। आदि शंकराचार्य ने बोला है कि जो मनुष्य है उसमें पशुत्व का भी मतलब पशुत्व भी देखा जा सकता है। इसके लिए बहुत एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो मॉब लिंचिंग हो रही है और उसके अलावा ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये सब हो रहे हैं, तो इसमें कभी कभी मनुष्य का स्वभाव पशु से भी ज़्यादा गया गुजरा हो जाता है। तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो सबसे पहली बात तो उन्होंने यही कहा कि एट द लेवल ऑफ लेबर, यहाँ पे मैन के जो इंस्टिंक्ट्स हैं, दीज आर जस्ट लाइक एनिमल। ही इज़ इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन। लेबर जो है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो स्थायी नहीं रहता, वो परमानेंट नहीं रहता, वो ट्रांजिएंट होता है। हर कुछ समय बाद उसको वो करना पड़ता है। तो जैसे एनिमल्स के अंदर इंस्टिंक्ट होती है कि उनको अपना भरण पोषण करना है, उनको अपनी बॉडीली नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई करनी है, उसी तरीके से मैन भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो उसको उन्होंने लेबर कहा। उसके बाद जो दूसरा उससे ऊपर का एक्टिविटी है उसको उन्होंने वर्क कहा। वर्क के बारे में शी सेड कि इसमें मैन ट्राइज टू कॉन्कर नेचर। इसमें वो अपने जो मानव प्रकृति है या जो उसकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स है उनसे ऊपर उठने की कोशिश करता है। इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ फैब्रिकेशन। ये जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स और ये जो बड़े बड़े टेम्पल्स हमारे सभ्यता में हमें दिखाई देते हैं, इंडिया इज़ फुल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, जिसमें हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं देख के कि ये कैसे उस समय बनाया गया था, जबकि कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। और उसके अलावा फिर अभी हम देखते हैं कि ये ट्रांजिएंट नहीं है, ये कब बने थे और ये अभी भी बरकरार हैं। तो अगर हम लेबर और वर्क में कंपैरिजन करें तो लेबर का प्रोडक्ट जो है वो जल्दी कंज्यूम हो जाता है, उसको जल्दी जल्दी हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है। बट वर्क जो है इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ फैब्रिकेशन, और वो उतनी तेज़ी से नहीं समाप्त होता है जितनी तेज़ी से लेबर के प्रोडक्ट्स समाप्त होते हैं। उसके बाद उन्होंने जो थर्ड कैटेगरी बताई है एनिमल्स की, ह्यूमन एक्टिविटी की, जो कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्शन है, उसको उन्होंने एक्शन बोला है। उसमें उन्होंने कहा दैट by means of words, by means of deeds, man can raise to any level. तो हम या he can conquer nature, he can reach immortality. So man is a mortal being, हम सब जानते हैं, मगर अपने शब्दों द्वारा, अपनी भाषा द्वारा, अपने भाषण द्वारा और अपने एक्शंस द्वारा, अपने कर्म के द्वारा वो ऐसा एक अमरत्व प्राप्त कर सकता है। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख सकते हैं। अगर वेस्टर्न सोसाइटी का एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं जो पुराने ग्रीक वॉरियर्स रहे,
उनका नाम अभी भी लिया जाता है, हरक्यूलिस हो गए, और उसके अलावा अगर बात की जाए अखिलेस की, उसके अलावा हेक्टर, ये सारे, ट्रॉय देखी मैंने। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और अगर अपनी यहाँ की बात की जाए भारत की, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लॉर्ड राम, भगवान राम है, उसके अलावा जो भगवान कृष्ण हैं, और वो सारे व्यक्ति जिनका यहाँ पे अवतरण हुआ, वो सारे महान व्यक्ति जो आज से हज़ारों साल पहले यहाँ पे आए थे, मगर जिनकी कथाएं हम आज भी सुनते हैं। तो by means of words, by means of deeds, man can reach immortality in this mortal world. ये highest form of human action है। पॉलिटिक्स को उन्होंने इसी कैटेगरी में रखा। पॉलिटिक्स को उन्होंने एक पब्लिक एक्टिविटी माना, पब्लिक एक्टिविटी विच इज़ देयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। तो उन्होंने जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्शन कहा। तो वी वर टॉकिंग अबाउट राइज ऑफ एनिमल लेबरेंस। तो आज के समय में हम देख रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के फेज़ में कि हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं, हमारी जितनी इच्छाएं हैं, वो सिर्फ खाने कमाने तक ही सीमित रह गई हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन भी जो है वो जॉब ओरिएंटेड हो गई है। हम एजुकेशन चाहते हैं कौन सी, जिससे हमें सबसे ज़्यादा पे स्केल वाली सैलरी मिले, जिससे हमें सबसे अच्छी नौकरी मिले। तो सारा ध्यान जो है वो हमारे शरीर के भरण पोषण पर ही है। जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी को कहा था कभी हन्ना अरेंट ने, दैट इज़ पॉलिटिक्स, वो भी इसी लेवल पे आके गिर गया है। ये जो एक्सपेंशन हो गया है बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ का, ये जो एक्सपेंशन हो गया है एनिमल लेबरेंस का, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट important reasons for the decline of the faculties of man, जो उसको एनिमल से ऊपर उठाती हैं। हमने अपना जो भी हमें एक मिला था प्रकृति द्वारा कि हम उस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्शन को रीच कर सके, उसको हमने खो दिया है सिर्फ अपने भरण पोषण में, जो कि एक बहुत ही, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, तभी ये अभी भी चल रहा है, मगर फिर भी इसकी अपनी एक लिमिट होती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम क्रिश्चियन या जो क्रिश्चियनिटी में जो सिंबल होता है क्रॉस का, उसको लेके कर सकते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाती है। वर्टिकल लाइन हमेशा, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे लंबी होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी मटेरियल नीड्स को दिखाती है। तो इवन क्रिश्चियनिटी में भी ये कहा गया है कि जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए मटेरियल डेवलपमेंट से। मगर हमारे में क्या हो रहा है अभी, वो मटेरियल डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रेच करते करते इतना बढ़ गया है कि इवन दिस अर्थ कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल आर मटेरियल ग्रीड। नीड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि नीड सेटिस्फाई तो बहुत सालों से हो रही है, हज़ारों सालों से हो रही है, मगर हाँ ग्रीड सेटिस्फाई करने की क्षमता पृथ्वी में भी नहीं है। इसी वजह से इन रिसोर्सेज को इतनी जल्दी ये ख़त्म होती जा रही हैं। अब रेक्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मॉडर्निटी के जो क्राइसिस है वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। रेक्टिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है, तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि हमारे यहाँ जो सनातन धर्म की परंपरा चली आ रही थी, इवन जो वर्ण आश्रम है वो भी एक उपाय हो सकता है कि किस तरीके से हम वापस से रीस्टोर करें चीज़ों को। उसके अलावा हम अगर कहें कि ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनका उसी तरीके से उपयोग करें जिस तरीके से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें, सबको सब कुछ मिले। ये तो संभव नहीं है, मगर सबको कुछ तो मिले, ये तो संभव है। तो हम सिर्फ अपने पे ध्यान ना देके बाकी सारे क्रीचर्स को भी ध्यान में रखते हुए इन सारे संसाधनों का उपयोग करें, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। और धर्म का पालन करें। धर्म इज़ सच अ वास्ट टर्म, सच एन एक्सटेंसिव टर्म कि इसके अंदर तो कुछ भी समा सकता है। ड्यूटीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू सो मच।